हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग बात किए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन में पाथ दो तरह के होते हैं, है ना। या तो स्ट्रेट लाइन होता है या पैराबोला होता है, और उसमें से भी कब स्ट्रेट लाइन होता है कब पैराबोला होता है, ये सब के बारे में बात किए थे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन में ही बात हो रही है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन है, या इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर के कोलिनियर हो, ऐसे थ्रो कर दें या ऊपर कर दें तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। और किसी एंगल पे थ्रो कर दें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन में, अब जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन होता है नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अलावा इधर कहीं ऐसे किसी एंगल पे थ्रो कर दिया जाए तो उस केस में जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है ना। तो वही मोशन हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से पढ़ते हैं। तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन, और कुछ ऐसा दिख रहा होगा पाथ कि थ्रो किया गया है कुछ वेलोसिटी से और ऐसे जा रहा है ना, ऐसा कुछ पाथ दिख रहा होगा। तो इस मोशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से चलना शुरू किया एट t इक्वल टू 0 और किसी t टाइम पर यहाँ पहुँचता है। ये जो पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पे यहाँ से चलना शुरू किया था और t टाइम पर यहाँ पहुँचा, है ना। तो इसमें कैसी कैसी बातें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसके बारे में बताइए। या टी टाइम हो जाने पर इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके बारे में बताइए। इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल इस समय की वेलोसिटी ये है ना, उसके बारे में बताइए। तो ये सब चीज़ें कुछ डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। तो हम लोग यही सब चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना। अब देखो, पहले तो हम बताते हैं कि पढ़ने के ढंग में क्या अंतर आने वाला है। जब हम लोग वन डायमेंशन का मोशन पढ़ते थे तो उसमें होता था कि जो डायरेक्शंस हैं वो केवल प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट कर लेते थे हम लोग, है ना। सोचो, अगर सिर्फ इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है ना, तो एक्स डायरेक्शन में मोशन के तो दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो आगे जा रहा होगा या पीछे जा रहा होगा, है ना। मान लो कोई वेलोसिटी है इस तरफ, आगे की तरफ, तो उसको प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो मान लो इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो हम कहेंगे प्लस 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, या इधर की तरफ अगर जा रहा हो 10 मीटर पर सेकंड से तो कह देंगे माइनस 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। मतलब डायरेक्शन प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट कर लिए। आई कैप जे कैप ये सब के चक्करों में नहीं जाने की जरूरत है, सिर्फ प्लस और माइनस से डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। अब ये जो मोशन है ये 2 डायमेंशन का मोशन में, देखो इधर x में भी आगे बढ़ रहा है, y में भी जा रहा है, x कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है ना। अगर हम लोग इधर x मान लें, इस तरफ हम लोग x डायरेक्शन मान लें और इधर की तरफ y डायरेक्शन मान लें, तो x कोऑर्डिनेट भी वैरी कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में y कोऑर्डिनेट भी वैरी कर रहा है। 2 डायमेंशन में मोशन है, तो 2 डायमेंशन के मोशन में डायरेक्शन को सिर्फ प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 2 डायमेंशन के मोशन में एक ही डायरेक्शन थोड़ी हो सकता है, या ऐसे बोले दो ही डायरेक्शन थोड़ी होते हैं कि एक को प्लस मान लें, एक को माइनस मान लें, है ना। अब जैसे कि यहाँ पहुँचा तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, जब यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, जब यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो ये कितने सारे डायरेक्शंस हो सकते हैं, नहीं। तो 2 डायमेंशन में दो ही डायरेक्शन थोड़ी होते हैं कि एक को प्लस मान लें एक को माइनस, नहीं कर सकते ऐसा। मतलब 2 डायमेंशन का मोशन अगर एज सच स्टडी करना है तो फिर वही चक्कर आएगा, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में वेक्टर्स को लिखना होगा। नहीं, वो जो चारों इक्वेशंस हैं वो वेक्टर इक्वेशंस हैं। कौन सी चारों? जो हम लोग लिखे थे ना, डिराइव किए थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब वेक्टर की इक्वेशंस हैं। तो फिर डायरेक्शन वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, तो डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इसमें फंसेगा। तो इसको आसान बनाने का एक तरीका है ना। देखो, हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होंगे तो उसको 2 हिस्से में तोड़ के पढ़ाई करेंगे, आसान बना लेंगे। पहले प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग ऐसे ही हमेशा पढ़ने वाले हैं। कैसे? 2 हिस्से में तोड़ के उसका, इस मोशन का x वाला मोशन अलग से पढ़ेंगे, y वाला मोशन अलग पढ़ेंगे, और फिर फाइनल आंसर देते वक्त दोनों को जोड़ के मिला के फाइनल आंसर दे देंगे। सेंस समझते हैं पहले इसका कि क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसका x वाला मोशन अलग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक का अगर मोशन की बात करनी है
तो x में कितना आगे बढ़ा वो बात करेंगे, x में इसका वेलोसिटी कितना हो गया वो बात करेंगे। मतलब x वाला मोशन अलग पढ़ेंगे, y वाला मोशन अलग पढ़ेंगे कि y में कितना ऊपर गया और y वाली वेलोसिटी कितनी हो गई। बात समझ में आ रही है? x का मोशन अलग पढ़ेंगे, y का मोशन अलग पढ़ेंगे और फिर फाइनल आंसर देने के लिए दोनों को मिला के आंसर दे देंगे। अब जब पता चल गया कि x में कितना बढ़ा y में कितना बढ़ा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल ही गया, बता देंगे कितना हो गया। या x वाली वेलोसिटी कितनी हो गई पता है, अगर y वाली वेलोसिटी पता है तो टोटल वेलोसिटी नेट वेलोसिटी कितनी है वो बता सकते हैं, है कि नहीं। तो लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा करेंगे, ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो देखो होता ये है कि इस मोशन में ये जो x वाला मोशन है, इसके पूरे मोशन का जो x वाला मोशन है वो और y वाला मोशन जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। मतलब x वाला मोशन y वाले मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा और y वाला मोशन x वाले मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। और इसको दूसरे तरीके से बोल के बताते हैं। देखो हम ऐसे बोलें, इसका जो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है वो y वाली वेलोसिटी में अंतर लाएगा। y डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है उसका x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है ना। जो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, नीचे की तरफ y डायरेक्शन में, कोई कहे इसका x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट निकालते तो cos थीटा करते हैं ना, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट निकालेंगे cos 90 जीरो हो जाएगा। तो जो y वाला एक्सेलरेशन है वो x में कोई फर्क नहीं लाता है, इसका मतलब x वाली वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं लाता है, वो केवल y वाली वेलोसिटी में फर्क लाएगा। वैसे ही y वाली वेलोसिटी से y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, y वाली वेलोसिटी से x डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका y वाला मोशन और x वाला मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो क्यों ना उसको अलग अलग पढ़ा जाए, y वाला मोशन अलग पढ़ा जाए और x वाला मोशन अलग पढ़ा जाए। और इससे देखो फायदा क्या हुआ, जब हम इसका x वाला मोशन पढ़ रहे होंगे तो वन डायमेंशन का मोशन पढ़ रहे हैं, तब तो हम लोग डायरेक्शन को प्लस और माइनस से लिख ही सकते हैं, आई कैप जे कैप का चक्कर खत्म। जब x वाला मोशन पढ़ रहे होंगे तो दो ही डायरेक्शन है, आगे पीछे, तो केवल आई कैप और जे कैप केवल प्लस और माइनस से डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। सिमिलरली जब y वाला मोशन पढ़ रहे होंगे तो ये भी वन डायमेंशन का मोशन है, सिर्फ y वाला मोशन पढ़ रहे हैं अगर, तो भी डायरेक्शन को प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करके वो चारों इक्वेशंस आराम से यूज कर पाएंगे हम, है कि नहीं। और जब इक्वेशंस वगैरह यूज कर लिए, आंसर मिल गया, फाइनल x में कहाँ पहुंचा y में कहाँ पहुंचा, फाइनल आंसर देते वक्त दोनों मिला के आंसर दे देंगे, x में इतना डिस्प्लेसमेंट, y में इतना, तो टोटल इतना हुआ, है कि नहीं। ये तरीका है, ये ढंग है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने का, है ना। उसको दो हिस्से में तोड़ के पढ़ा जाता है, उसका x वाला मोशन अलग पढ़ा जाता है, y वाला मोशन अलग पढ़ा जाता है। अभी हम जैसे जैसे इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे करते हैं ये चीज़, x वाला अलग y वाला अलग कैसे पढ़ते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जब हम इसके मोशन को दो हिस्से में तोड़ के पढ़ाई कर रहे होंगे, x वाला मोशन अलग y वाला मोशन अलग पढ़ रहे होंगे, तो जिस समय x वाला मोशन डिस्कस कर रहे होंगे तो उस समय एकदम सोचना भी नहीं है कि ये y में भी जा रहा था, ये चीज़ दिमाग से हटा देना है। जब x वाला मोशन पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ x के बारे में सोचेंगे, y वाले मोशन से कोई मतलब नहीं है। और जब y वाला मोशन पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ y वाले मोशन के बारे में सोचेंगे, तब एकदम दिमाग में नहीं लाएंगे कि x में भी जा रहा था, है कि नहीं। अब जैसे इसी में ये ऐसे जा के ऐसे गिर रहा है, ये इसका टोटल मोशन है। अगर हमको इसका सिर्फ y वाला मोशन सोचना होगा तो हमको कैसा दिखना चाहिए, यहाँ से चलना शुरू किया, y में ऊपर गया, देखो इसका हाइट बढ़ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो सोचेंगे y में ऊपर गया, यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा तो यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा, और फिर यहाँ से जब लौटना शुरू किया तो y में वापस लौटना शुरू किया। मतलब हम देखो ये तो आगे भी बढ़ रहा था, लेकिन जब हम सिर्फ इसका y वाला मोशन पढ़ रहे होंगे तो सोचेंगे भी नहीं कि आगे जा रहा था, यहीं पे था, ऐसे गया ऐसे आया, स्ट्रिक्टली y वाला मोशन पढ़ रहे हैं, ये बोलेंगे। सिमिलरली जब x वाला मोशन पढ़ रहे होंगे तो एकदम x पे ध्यान होना चाहिए कि x में बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा और यहाँ तक पहुँच गया। उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि y में भी जा रहा है ना। दोनों को अलग अलग करके पढ़ाई किया जाता है। चलिए अच्छा हम करके बताते हैं अभी इसमें। तो मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्टाइल है, उसको u स्पीड से थ्रो किया गया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो किए, है ना। इधर ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है, इसको u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं और थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं। ये इसका ऐसा कुछ पाथ रहा होगा।
है ना। सबसे पहले तो एक्स और वाई डायरेक्शन ले लिया जाए, तो हम लोग इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं और ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन ले रहे हैं, ये एक्स और वाई डायरेक्शन ले लिए, है ना। अब इसका ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है u, और ये जो थीटा है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है ना। तो हम इसकी मोशन को देखो यहाँ पर लिख रहे हैं दो हिस्से में, मोशन इन x डायरेक्शन और मोशन इन y डायरेक्शन, दो हिस्से में तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, तो मोशन इन x पढ़ने जा रहा है ना। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी थी वो लिखने जा रहा है। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना था वो लिखने जा रहे हैं। तो u का इधर की तरफ कंपोनेंट आने वाला है u cos थीटा, जैसा वेक्टर्स में सीखते थे ना, और इधर की तरफ ऊपर की तरफ u sin थीटा। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, तो यहाँ पे हम ये u cos थीटा लिख दे रहे हैं। सिमिलरली y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट लिख दे रहे हैं u sin थीटा, है ना। अब एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, तो जब इसको थ्रो कर दिए हवा में, कोई भी चीज़, जैसे पहले भी बात होती थी, कोई भी चीज़ अगर हवा में उछाल दी जाए तो उसका एक्सेलरेशन एक ही है, कितना, g डाउनवर्ड्स। तो इसका एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और कितना है, मैग्नीट्यूड में g है। तो y डायरेक्शन में है ना एक्सेलरेशन, तो नीचे की तरफ, इधर की तरफ इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है, cos 90 जीरो होता है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसलिए हम देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इज जीरो और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इज नीचे की तरफ के लिए माइनस, और g है उसका मैग्नीट्यूड। नीचे की तरफ के लिए डायरेक्शन के लिए देखो माइनस साइन से डायरेक्शन दिखा दिए, ऊपर को पॉजिटिव मान लिए नहीं y डायरेक्शन के लिए, और x डायरेक्शन के लिए इधर को पॉजिटिव मान रहे हैं, उधर को नेगेटिव। चलिए अच्छा, तो ये दो चीज़ें लिख दिए। फिर इसमें अब देखो हम लोग कुछ चीज़ें सीखने जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितनी देर तक ये फ्लाइट में रहा, हवा में रहा, है ना। और सीखेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितना है, ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से मैक्सिमम कितने ऊपर तक गया। और सीखेंगे इसका रेंज कितना हुआ, इसका मतलब x में हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे कितना आगे जाके गिरा, इसको रेंज कहा जाएगा। ये तीन चीज़ें सीखने जा रहे हैं। पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं, कितनी देर तक ये हवा में रहा या कितनी देर के बाद वापस ग्राउंड पे पहुंचा, ठीक है ना। अब देखो कैसे सोच रहे हैं, यहाँ से चलना शुरू किया। अच्छा, इनिशियली उसका x कोऑर्डिनेट भी जीरो था और y कोऑर्डिनेट भी जीरो था, और जब यहाँ जाके गिरता है ग्राउंड पर तो x एक्सिस पर गिर रहा है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट यहाँ पर फिर से जीरो हो जा रहा है। तो इसका जो फ्लाइट है, उस फ्लाइट में इनिशियली भी y कोऑर्डिनेट जीरो है और फाइनली भी y कोऑर्डिनेट जीरो है। तो अगर हमको इस फ्लाइट का टाइम पता करना है तो कहने का ये सेंस हुआ कि कितनी देर के बाद इसका y कोऑर्डिनेट फिर से जीरो हो जाएगा, ये पता करना है। बात सही है कि नहीं? या ऐसे बोलें कि इनिशियली भी y कोऑर्डिनेट जीरो था, फाइनली भी y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो y डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, y एक्सिस पे जहाँ था वहीं पहुँच गया, इसलिए y डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने का मतलब हुआ कितनी देर के बाद उसका y वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो y वाले मोशन से ये बात हम लोग को डिस्कस करनी होगी कि कितनी देर के बाद उसका y वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है ना। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमको ये लिखा हुआ है, देख रहा हूँ, हम y वाले मोशन पे आ गए, इससे डिसाइड होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में लिखा हुआ है माइनस g है, और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके टाइम निकाला जा सकता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन लिख दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y t प्लस हाफ a t स्क्वायर, है ना। ये जो हमने लिखा हुआ है, ये देखो इस तरह की इक्वेशंस हम लोग आगे चल के भी बहुत यूज़ करेंगे। तो एक बार हम आपको बताते हैं, यहाँ पर ये जो लिखे हैं नीचे y लिख दिए, अभी तक तो कैसे लिखते थे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और अभी देखो यहाँ क्या लिख दिए, s इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन t स्क्वायर,
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है y डायरेक्शन के लिए। हम लोग को ऐसा करना चाहिए, अभी कॉपी में एक नोट करके एक बात लिख देनी चाहिए कि ये जो चारों इक्वेशंस हम लोग पढ़ते थे, वो चारों इक्वेशंस किसी भी चोजन डायरेक्शन में यूज की जा सकती हैं। हमने इधर को y डायरेक्शन चूज किया और y डायरेक्शन में वो चारों इक्वेशन यूज कर सकते हैं अगर y डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। अच्छा देखो, पहले हम लोग कैसे लिखते थे कि वो जो चारों इक्वेशंस थी वो तब वैलिड थी अगर एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट हो, बस सिंपल सी बात थी अभी तक। अब देखो नई बात बोल रहे हैं, वो जो चारों इक्वेशंस हैं किसी भी चोजन डायरेक्शन में यूज की जा सकती हैं। चोजन डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं हम, कि कोई डायरेक्शन आपने चूज किया है, उस डायरेक्शन में आप वो चारों इक्वेशन, हमने इधर को y माना, किधर भी एक डायरेक्शन आप चूज कर लीजिए, उस डायरेक्शन में वो चारों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज उस डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। y डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है ना, इसलिए y डायरेक्शन में वो चारों इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक नोट करके एक बात यहाँ पे हम लोग लिखी जाए, आप लिखिए ज़रा कॉपी में नोट्स में NOT नोट करके हम बोल रहे हैं स्टेटमेंट क्या लिखना है ना, लिखिए द अबव 4 इक्वेशंस। अच्छा जब हम कह रहे हैं द अबव 4 तो आप समझ रहे हैं वही चारों जो हम लोग डेरिवेशन किए थे नहीं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू, मतलब वो चारों इक्वेशंस है ना। चलिए हम फिर से बोल रहे हैं, द अबव 4 इक्वेशंस कैन बी यूज्ड इन एनी चोजन डायरेक्शन as long as acceleration in that direction is constant। जब तक कि उस डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वो चारों इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं उस डायरेक्शन में। वही देखो मैंने यहाँ पे किया है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई। यहाँ सबस्क्रिप्ट में नीचे y लिख दिए बताने के लिए कि y डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, y डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन। चलिए अच्छा, तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। हम देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहे थे, कितनी देर के बाद y वाला डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो y वाला डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा पता करना है, 0 लिख दिया जाए, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में थी u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थोड़ा और इधर शिफ्ट करके लिख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे, ये चीज़ 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा है, ये चीज़ इनिशियल y वाली वेलोसिटी इंटू टी हाफ, एक्सेलरेशन इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इस साइड में 0 है तो एक टी तो दोनों में से हटा लेंगे, एक ही टी बचा, इसको इधर ले जाएंगे तो होगा हाफ जी टी, इस साइड आ गया, इज इक्वल टू राइट साइड में यू साइन थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ से टी आ गया 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, ये आ गया t, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इतना हुआ है ना। ये एक डेरिवेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ सोचिए, ये तो हम सीधा सीधा लिख सकते थे, तुरंत लिख सकते थे, बिना कुछ कैलकुलेशन किए डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे है ना। कैसे देखो, सिर्फ y वाला मोशन अगर हम सोच रहे हैं तो y डायरेक्शन में कितने से चलना शुरू किया है, हम लोग लिखे हैं ना, y डायरेक्शन में कितने से चलना शुरू किया, u साइन थीटा से। तो u साइन थीटा से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया और उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ g। जैसे किसी चीज़ को अगर ऊपर उछालते थे u से और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता था g, तो जाने में टाइम लगता था u बाई जी, लौटने में टाइम u बाई जी। पिछले क्लास में ये सब बात हुई थी है ना, जाने में u बाई जी, लौटने में u बाई जी, टोटल टाइम 2 टाइम्स u बाई जी। अब ऊपर फेंके कितने से, u साइन थीटा से, भूल गए कि आगे जा रहा है, सिर्फ इधर जाके वापस आया, ऊपर वाला मोशन y वाला मोशन देख रहे हैं, u साइन थीटा से चलना शुरू किया, नीचे है g एक्सेलरेशन, जाने में u साइन थीटा बाई जी, लौटने में u साइन थीटा अपॉन g, टोटल टाइम 2u साइन थीटा बाई जी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। तो इतना कैलकुलेशन एक बार के लिए कर दिए, ठीक है बताने के लिए, लेकिन ऐसे डायरेक्ट लिखने आना चाहिए। अब हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं यहाँ, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 टाइम्स u साइन थीटा बाई जी, u बाई जी होता था ना जैसे, वैसे u साइन थीटा हो गया वेलोसिटी, इसलिए u साइन थीटा बाई जी। चलिए इतना टाइम हो गया। फिर एक बात आती है कि मैक्सिमम हाइट, यहाँ से ग्राउंड से मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा है ना, ये कैसे पता करें। देखो अगेन y वाला मोशन से ही हाइट डिसाइड होगी ऑब्वियसली, y में कहाँ तक गया दैट इज हाइट। तो
तो y वाले मोशन से हाइट डिसाइड होगी। तो अब y वाला मोशन सोच रहे हैं, भूल गए कि आगे जा रहा है, सिर्फ अगर ये ऊपर जाता तो कितना हाइट तक जाके वापस आता, है ना, यही हाइट तो होगी ना, ये वाली चीज़, यही चीज़ होगा ना, इतना जितना दूर तक जाके वापस आ रहा है। तो कैसे पता करेंगे? तो अच्छा ये बताओ, अब इसको भूल जाते हैं, सिर्फ ये वाला मोशन अगर देखें तो यहाँ जाके रेस्ट पे आया और लौट रहा है कि नहीं? तो यहाँ से जब लौट रहा होगा तो कितनी देर तक लौटा, वो तो हमको पता ही है, u sin थीटा बाई जी, इतनी देर तक लौटा। यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट से रेस्ट से चला और इतनी देर तक गिरा, तो कितना नीचे गिरेगा? तो फॉर्मूला था ना उसका, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी और टाइम कितना है u sin थीटा बाई जी, केवल लौटने का टाइम ना, u sin थीटा बाई जी, तो हाफ जी टी स्क्वायर लिख दे तो हाइट आ जाएगा। तो वही लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर जो हाइट होगा वो होगा कितना, हाफ जी और u sin थीटा बाई जी का स्क्वायर, है ना, वहां से गिरने का टाइम u sin थीटा बाई जी, तो हाफ जी टी स्क्वायर लिख दिए। दिस इज इक्वल टू, एक जी कैंसिल हो जाएगा, ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हाइट हो गया। अच्छा, इसको फॉर्मूले की तरह हम लोग याद भी रखा जाएगा कि प्रोजेक्टाइल में जो मैक्सिमम हाइट होता है वो इतना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u है उसका इनिशियल स्पीड, थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। उसी तरह से ये फॉर्मूला भी याद रखा जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन थीटा बाई जी। चलिए अच्छा, अब बारी है x में कितनी दूर जाके गिरा, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं, है ना। तो इसका रेंज कितना होगा ये पता करना है। अब x में कितना दूर पहुंच गया, उसके लिए हमको ऑब्वियसली x वाला मोशन ही डिस्कस करना चाहिए। x वाला मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं, x में कितना दूर पहुंचा, कितनी देर में, उसका ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे ना, इस पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में x में कितना दूर गया, इस इतनी देर में x में कितना आगे पहुंच गया। तो अब x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखी जाए, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन x इंटू टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखने जा रहे हैं। टाइम ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है इतना और एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है 0, मतलब ये वाला जो टर्म है ये तो 0 हो गया, तो बस ux इंटू टी, ये चीज इंटू टाइम, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन x को ही हम लोग रेंज लिखने वाले हैं, तो रेंज हो गया x वाला वेलोसिटी u cos थीटा और टाइम यहाँ जो निकाले थे हम लोग 2u sin थीटा बाई जी, इसको यहाँ पे पुट कर दिए। तो यहाँ पे हो गया 2 sin थीटा cos थीटा को हम लोग sin 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना। 2 sin थीटा cos थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज हो गया, है ना। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूला होता है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो हम लोग को याद भी रखना होता है और ये भी पता रखना चाहिए कि कैसे आया। ये रेंज का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला और मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ये 3 फॉर्मूला हुआ। अच्छा, ये सब बात कर लिए हम लोग, ये आज जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात लेकिन इसमें ज़रूरी हम कह देते हैं कि सिर्फ इतना जान लेना ही काफ़ी नहीं है। ये 3 फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला है, आपको शायद ही कंपटीशन में कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें u बता दे, थीटा बता दे और r पूछ ले कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो आंसर लिख दो। नहीं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इधर उधर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो हम लोग ऐसा करने वाले हैं, जितना वैरायटी होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस में, वो सारी वैरायटी हम लोग नोट में पॉइंट वाइज लिखने जा रहे हैं। अगर इस तरह से पूछेगा तो क्या मतलब हुआ, कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरा वैरायटी ये हुआ तो क्या मतलब और कैसे सॉल्व होता है। तो जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारा वैरायटी हम लोग नोट्स में पॉइंट वाइज एक एक करके सारा लिखेंगे और सब तरह का क्वेश्चन करना सीखेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग यही काम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग अब एक नोट लिखेंगे और उसका पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, अच्छा, ठीक है। तो नोट का पहला पॉइंट, है ना, देखो
हम लोग बात किए कि अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज कैसे पता करते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखा रहता है, मतलब ये नहीं बताता कि स्पीड कितना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में इनिशियल वेलोसिटी अगर दिया है तो आप ऑब्वियसली स्पीड निकाल ही सकते हैं। कोई कहे कि इनिशियल वेलोसिटी इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसका मतलब स्पीड हुआ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और कोई पूछे कि उस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप कुछ ऐसा होगा, ए आई कैप और बी जे कैप ऐसा वेक्टर हुआ ना। इनिशियल वेलोसिटी अगर ए आई कैप प्लस बी जे कैप लिखा है तो मतलब ऐसा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया जो कि tan थीटा इज b बाई ए, तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। तो थीटा लिख सकते हैं हम लोग कितना है ना, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए लिख सकते हैं। तो एंगल मिल गया और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी मिल गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो तीनों इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज की, है ना। आंसर भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये बड़ा लंबा तरीका हो गया, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया है वेलोसिटीज, बड़ी जल्दी आंसर लिख सकते हैं हम लोग। तो वो सीखते हैं थोड़ा नोट के पहले पॉइंट में, कैसे जल्दी से जल्दी आंसर्स लिखते हैं हम लोग। चलिए अच्छा, तो नोट का पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट और रेंज का फॉर्मूला अभी हम लोग लिखे थे ना, उसको थोड़ा एक दूसरे ढंग से भी याद रखना चाहिए। वो दूसरा ढंग क्या है वो हम लिखने जा रहे हैं। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। u साइन थीटा कितना होता है, u साइन थीटा क्या चीज़ था, उसका इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था, है ना। u साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट u और नीचे सबस्क्रिप्ट में v लिख दे रहे हैं। मतलब ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 2u वर्टिकल बाई g, ये फॉर्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, u वर्टिकली। तो 2u साइन थीटा बाई जी को 2 टाइम्स u वर्टिकल बाई जी ऐसे भी याद रखना चाहिए। क्वेश्चन कई बार बड़े आसान हो जाते हैं इससे। इसी तरह से जो हाइट है उसका फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसका मतलब u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, और u साइन थीटा का मतलब u वर्टिकल, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज u साइन थीटा ना। तो u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, है ना। इसको इस तरह से भी याद रखना चाहिए। अभी रुक जाओ, तीनों हम लिख दें फिर बात करते हैं। रेंज, रेंज होता था हम लोग लिखे थे, अच्छा चलो पहले ऐसे लिख देते, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिखे थे ना रेंज। इसका मतलब हुआ u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इसमें से एक u को साइन थीटा के साथ और एक u को कॉस थीटा के साथ लिखने जा रहे हैं। 2 तो है 2 टाइम्स u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा बाई जी लिख दिए। u साइन थीटा मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट और u कॉस थीटा मतलब इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स u वर्टिकल इंटू u हॉरिजॉन्टल बाई जी। ये रेंज होगा, है ना। तो ये जो तीनों फॉर्मूला था टाइम ऑफ फ्लाइट का, हाइट का और रेंज का, उनको u हॉरिजॉन्टल u वर्टिकल इनके टर्म्स में भी याद रखना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u वर्टिकल बाई जी, हाइट इज u वर्टिकल का u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g, और रेंज इज 2 टाइम्स u हॉरिजॉन्टल u वर्टिकल बाई जी, है ना। तो नोट के पहले पॉइंट में आप बस ये 3 फॉर्मूला लिख दीजिए जो हमने यहाँ पे घेरे में बनाया। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और ये के फॉर्मूला। नोट के फर्स्ट पॉइंट में ये 3 फॉर्मूला लिखिए, बस ये 3 फॉर्मूला जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं, फिर से उस क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन हम शुरू में बोले थे। इनिशियल वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो आई कैप और जे कैप में दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन लेते हुए, वर्टिकल को वाई लेते हुए इनिशियल वेलोसिटी लिखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। इस तरह से कोई वेलोसिटी दी है और पूछा है कि कुछ चीज़ें आगे डिस्कस की गई हैं, उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट की या हाइट की या रेंज की ज़रूरत पड़ती है।
तो आप सीधा आंसर लिखेंगे, अब कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा आंसर। अगर वेलोसिटी उसकी इनिशियल लिखी होती है इस तरह से, u वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, y डायरेक्शन है j और x डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज b, है ना, j डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो है b, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट b है। तो u वर्टिकल की जगह b लिखा हुआ है, u हॉरिजॉन्टल की जगह पे a लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a लिखा हुआ है। अब सीधा आंसर लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया देखो 2 टाइम्स b बाई g, है ना, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज b, पुट कर दिए। हाइट इज b स्क्वायर अपॉन 2g, रेंज इज 2 टाइम्स दिस इज b एंड u हॉरिजॉन्टल इज a, 2ab बाई g, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में ये चीज़ें कई बार हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये 3 चीज़ लिख लीजिए आप, और हम अब नोट के सेकंड पॉइंट में जाने वाले हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए, तो नोट का सेकंड पॉइंट, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा वैरी किया जाएगा वैसे वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का और मैक्सिमम हाइट का और रेंज का वेरिएशन कैसे होगा, कैसा कैसा वेरिएशन होगा, डिस्कस कर रहे हैं। कहने का मतलब, मान लो ऐसे कहा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड से ही थ्रो करना है, बस एंगल धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले ऐसे थ्रो किए, फिर ऐसे किए, फिर और बड़े एंगल पे, फिर और बड़े एंगल पे, मतलब एंगल धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड ही रख रहे हैं, है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर थ्रो किए, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, धीरे धीरे अलग अलग एंगल पे थ्रो करते जा रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, हाइट का क्या होगा, रेंज का क्या होगा, ये सब बारे में एक पॉइंट और है वो लिख लिया जाए। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में ऐसा था 2u sin थीटा बाई जी। अगर u स्पीड, इनिशियल स्पीड फिक्स कर दिया जाए, बस थीटा वैरी करते जाएं, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे साइन थीटा बढ़ता है ना। 0 से लेके 90 डिग्रीज तक साइन थीटा बढ़ते जाता है और मैक्सिमम होता है 90 डिग्रीज पे। तो जैसे जैसे थीटा को 0 से 90 की तरफ ले जा रहे होंगे, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा। तो एक तो बात होगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ता है, और सिमिलरली एक और बात बोलते हैं यहीं पर कि हाइट के फॉर्मूले में भी तो साइन थीटा था, नहीं? तो हाइट का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे साइन थीटा बढ़ेगा, और साइन थीटा बढ़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा भी बढ़ेगा, हाइट मैक्सिमम हाइट भी बढ़ते जाएगी, है ना। तो नोट का सेकेंड पॉइंट में हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप लिखिए ज़रा, लिखिए फॉर ए गिवन u। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं फॉर ए गिवन u, मतलब स्पीड अगर उतना ही रखें, हर बार उतने ही स्पीड से अलग अलग एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, तब कंपैरिजन होगा ना कि हाइट ज़्यादा होते गया या टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होते गया। ये सब कंपैरिजन कब के लिए हो रहा है, u फिक्स है, बस एंगल बदलते जा रहे हैं, है ना। फॉर ए गिवन u एज थीटा इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट इंक्रीज। टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ता है, मैक्सिमम हाइट भी बढ़ता है, ये दोनों थीटा के फंक्शन, साइन थीटा के फंक्शन, थीटा बढ़ाने पर बढ़ेंगे। चलिए, सेकंड पॉइंट में हम लोग ये बात किए। थर्ड पॉइंट में अब रेंज का वेरिएशन डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा इससे अलग है ना, इसलिए उसका पॉइंट भी अलग बना लिए। थर्ड पॉइंट में रेंज का वेरिएशन डिस्कस करने जा रहे हैं। रेंज का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, रेंज था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखो साइन के अंदर ये जो एंगल लिखा हुआ है, साइन ऑफ 2 थीटा लिखा हुआ है, हम थीटा को बढ़ा रहे हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन जब थीटा 0 से 90 की तरफ जाएगा, जब थीटा 90 डिग्रीज पहुंचेगा, तो साइन के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है 2 थीटा, वो तो 180 पहुंच जाएगा। बात सही है कि नहीं? अच्छा, ये साइन के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है वो 90 डिग्रीज कब पहुंचेगा? ये एंगल 90 डिग्रीज तब पहुंचेगा जब थीटा 45 डिग्रीज पहुंचेगा। बात सही है कि नहीं? और साइन ऑफ 90 डिग्रीज 1 होता है, मैक्सिमम होता है, नहीं?
तो ये जो फंक्शन है साइन थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा, ये मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 45 डिग्रीज हो, क्योंकि तब इसके अंदर का एंगल 90 बनेगा, है ना। थीटा 0 डिग्रीज पे ये चीज़ 0 होती है, और थीटा 90 डिग्रीज जब लेंगे तो भी ये 180 हो जाएगा, और फिर साइन ऑफ 180 इज ऑल्सो 0, है ना। तो वेरिएशन देखो कैसा हुआ, थीटा हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे 0 से 190 की तरफ ले जा रहे हैं। थीटा जब 0 से 45 तक पहुंचेगा तब तक तो ये जो एंगल है ये 0 से 90 पहुंच रहा होगा, मतलब साइन थीटा बढ़ते जा रहा होगा, है ना। जब थीटा 45 डिग्रीज हो जाएगा तो साइन ऑफ 2 थीटा 1 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो अब घटना शुरू होगा साइन ऑफ 2 थीटा का वैल्यू, और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज तक पहुंच जाएंगे 2 थीटा 180 होगा, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी फिर से। तो साइन 2 थीटा का जो फंक्शन होगा वो थीटा जब 0 से 90 जाएगा तो साइन 2 थीटा एक बार बढ़ के घट के वापस 0 हो चुका होगा, है ना। तो वेरिएशन रेंज का कैसा हुआ? अच्छा, जब जब ये फंक्शन बढ़ेगा तो रेंज भी बढ़ेगा ना। तो रेंज का वेरिएशन कैसा हुआ? जब हम थीटा को 0 से 45 ले जा रहे होंगे रेंज बढ़ रही होगी, जब थीटा को 45 से 90 की तरफ ले जा रहे होंगे रेंज कम हो रही होगी, है ना। और इसका मतलब मैक्सिमम रेंज कब हुई? एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, है ना। चलिए इस बात को भी लिखा जाए। थर्ड पॉइंट में लिख रहे हैं हम लोग, हम बोल रहे हैं नोट में, थर्ड पॉइंट लिखिए, फॉर ए गिवन यू एज थीटा इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 45 degrees रेंज इंक्रीजेज, फुल स्टॉप। आगे लिखा जाए, व्हेन थीटा इज फर्दर इंक्रीज्ड फ्रॉम 45 degrees to 90 degrees रेंज डिक्रीजेज, फुल स्टॉप। और एक बात लिखिए, रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज पे रेंज मैक्सिमम होता है। थीटा जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नहीं, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे थ्रो किए थे। तो जब ये एंगल 45 डिग्रीज होगा तो रेंज उस केस में मैक्सिमम होगा, है ना। ऑल्सो इसमें एक और बात देखो बोल देते हैं, एक और बात बताते हैं। देखो जितना रेंज किसी पर्टिकुलर एंगल पे होता है 90 माइनस थीटा एंगल पर, जितना रेंज थीटा एंगल पर होता है ना उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा एंगल पर भी वही रेंज होता है, उतना ही रेंज आता है ना। देखो ये क्यों बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं जितना रेंज 30 डिग्रीज पर आप जब थ्रो करते हो तो जितना रेंज आएगा, जितनी दूर जाके वो गिरेगा, उतने ही स्पीड से अगर 60 डिग्री एंगल पे थ्रो किया जाए तो सेम रेंज होता है ना। देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं, साइन ऑफ 2 थीटा का जो वैल्यू होता है वो थीटा इक्वल टू, अगर हम थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा लिखें ना तो सेम वैल्यू आता है ना। देखो कैसे, साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा की जगह पे अगर हम ये लिखें तो ये दोनों सेम होते हैं। देखो कैसे, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 को अंदर ले जा रहे हैं तो 180 डिग्रीज माइनस 2 थीटा हुआ, इसको ये लिख सकते हैं। और साइन 180 माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ सेम होता है। तो जितना थीटा एंगल पर रेंज होता है 90 माइनस थीटा एंगल पर सही उतना ही रेंज होता है, सेम रेंज होता है। चलिए अच्छा, तो इसी वाले थर्ड वाले पॉइंट में ही एक और बात लिखा जाए, है ना, फुल स्टॉप करके एक और बात इसमें बढ़ा दिया जाए, लिखा जाए रेंज इज सेम फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। रेंज इज सेम फॉर 2 angles of projection. If one of them is theta, then the other one will be 90 minus theta. उनमें से एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। जैसे कि एक अगर 30 डिग्रीज है तो दूसरा 60 डिग्रीज। 30 डिग्रीज पे जितना रेंज 60 डिग्रीज पे उतना ही रेंज होता है ना। तो हम लोग अभी तक नोट में 3 पॉइंट्स तक लिख चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन बातों पर बेस करते हुए और फिर उसके बाद आगे डिस्कस किया जाएगा। चलिए चलिए देखिए, एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और किसी स्पीड, कोई स्पीड ले सकते हैं, मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट की, कोई भी गिवन स्पीड है और उसका पाथ क्वेश्चन में बना के दिया गया है कि उसका पाथ ऐसा है,
है ना। ऐसा पाथ तब है जब यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कुछ ले लेते हैं 30 डिग्रीज, चलिए, है ना। किसी गिवन स्पीड से जब 30 डिग्रीज पे थ्रो किया गया था तो ऐसा था उसका पाथ। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसी प्रोजेक्टाइल को इतने ही स्पीड से अगर दूसरे एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए, जो कि क्वेश्चन में बताया जाएगा कि अलग अलग एंगल्स दिए जाएंगे, उतने एंगल से जब प्रोजेक्ट किया जाएगा तो पाथ कैसा होगा वो आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके दिखाना है ना। सबसे पहले कॉपी में ये डॉटेड वाला पाथ जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपने ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद जो पूछा जाएगा, जैसे कि अगर पूछा जाए 20 डिग्री एंगल पर अगर थ्रो करते तो पाथ कैसा होता, तो उसका पाथ आप बना देंगे सॉलिड लाइन से इस तरीके से। फिर इसी में और कोई एंगल देगा तो इसी के ऊपर फिर से ड्रॉ करेंगे ताकि हम लोग एक बार कंपेयर कर पाएं सबके पाथ कैसे कैसे दिख रहे होंगे। चलिए अच्छा, इसको हम हटा लेते हैं। ऑल्सो एक और काम हम लोग करने वाले हैं, जितने एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना वो चीज़ चलो क्यों ना इधर लिखा जाए, यहाँ नहीं लिख के जहाँ जाके गिर रहा है ना वहाँ जाके लिख देंगे कि इसको इतने एंगल पे थ्रो किए थे, है ना। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर बहुत सारे पाथ हम लोग को ड्रॉ करने हैं, सारे एंगल अगर हम यही बनाने लगेंगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा दिखेगा, डायग्राम अच्छा नहीं दिखेगा। तो डायग्राम बस अच्छा दिखे इसके लिए यहाँ पर जहाँ जाके ये गिर रहा है वहाँ लिख दे रहे हैं कि कितने एंगल पर इसको फेंके थे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन में डायग्राम बना है 30 डिग्रीज पे फेंके थे तो ऐसा पाथ था, है ना। क्वेश्चन लिख दीजिए, ये क्वेश्चन का डायग्राम है, इसमें आगे का क्या पूछा जा रहा है हम बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन में लिखिए ड्रॉ द पाथ फॉलोड बाय द सेम प्रोजेक्टाइल इफ इट वाज थ्रोन एट। अब इसमें एंगल्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना कितना लिया जाएगा 20 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज एंड 80 डिग्रीज, है ना। ये 4 एंगल्स हैं, ये 4 पाथ आपको इसी के ऊपर ड्रॉ करने हैं, है ना। तो एक बार कॉपी लेके पेन लेके अच्छे से बैठ के इसको ड्रॉ कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे जब ड्रॉ करके दिखा रहे हैं एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, तब प्ले करिए और आगे का देखिए सोल्यूशन। हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, आप अपना जो ड्रॉ कर चुके होंगे कॉपी में उसमें मैच करिएगा कि एग्जैक्टली ऐसा बना है कि कुछ और तो नहीं बना दिया आप। चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले 20 डिग्रीज पे अगर थ्रो करते हैं इसी प्रोजेक्टाइल को इतने ही स्पीड से यहीं से थ्रो करना है तो क्या होता कि ऑब्वियसली 20 डिग्रीज पे जो रेंज होता है वो 30 वाले से कम होता है। हम लोग बात किए थे अभी अभी, थीटा जैसे जैसे 0 से 45 डिग्रीज की तरफ जाएगा रेंज बढ़ेगी, तो 20 डिग्री वाला रेंज 30 वाले रेंज से कम होगा। तो पाथ ऐसा कुछ होगा, मान लो यहाँ पे गिरा, यहाँ लिख दे रहे हैं कि इतने पे फेंके थे, 20 डिग्रीज पे थ्रो किए थे। 45 डिग्रीज वाले पे रेंज इन सब से ज़्यादा होगा, तो इन सब से ज़्यादा रेंज ऐसा कुछ बना दिए, ये हो गया 45 डिग्रीज वाला का, 45 डिग्रीज पे जो फेंके थे वो वाला का पाथ ऐसा होगा, ठीक है। 60 डिग्रीज, तो जैसे अभी बात हो रही थी कि 30 डिग्रीज पे जितना रेंज है 60 डिग्रीज पे उतना ही रेंज होगा, तो रेंज उतना ही है तो सेम पाथ बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं 60 डिग्री वाले का जैसा 30 डिग्री वाले का था, है ना। नहीं, गलत है ये। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ बोली कि कुछ बच्चों ने ऐसे ज़रूर बनाया होगा, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं होता है। देखो होता क्या है, इसको हटा दें पहले, हाँ, होता क्या है कि ठीक है 60 डिग्री वाले का रेंज उतना ही होगा जितना 30 डिग्री वाले का था, लेकिन हाइट तो अलग अलग होगा ना। ऐसे बनाने का मतलब तो उतना ही हाइट बना दिए, मैक्सिमम हाइट तो अलग अलग होगा। मैक्सिमम हाइट तो जैसे जैसे थीटा 0 से 90 की तरफ जा रहा है मैक्सिमम हाइट तो बढ़ते ही जाएगा। तो 45 डिग्री वाले का जितना हाइट था उससे ज़्यादा हाइट होगा 60 डिग्री वाले का। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए, रेंज उतना ही जितना 30 डिग्री वाले का था लेकिन हाइट ज़्यादा। ये 20 वाले के बराबर बना दिया जी, रुक जाओ इसको सही करते हैं। 30 वाले के बराबर रेंज बनाना है ना, 30 वाले के बराबर मतलब ऐसा कुछ, ऐसा है ना। 60 डिग्री वाले का रेंज उतना ही है जितना 30 वाले का है, बस हाइट इन सबसे ज़्यादा है। उस तरह से ये जो है 80 डिग्रीज, इसका हाइट इन सबसे ज़्यादा होगा और रेंज इन सबसे कम होगा।
है ना। 20 वाले का जितना रेंज है 70 डिग्री पे अगर थ्रो करते तो इतना ही रेंज होता, लेकिन अभी 80 डिग्री है और कम रेंज, और हाइट इन सबसे ज़्यादा। तो ऐसा कुछ यहाँ जाके 80 डिग्रीज वाला प्रोजेक्टाइल गिरेगा ना। तो ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। चलिए इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, इसको मैं तब तक हटा लेता हूँ। हाँ चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि एक कोई स्टोन है, उसको 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ये ऐसे जाके इधर कहीं गिर रहा होगा, है ना। ये एंगल कुछ थीटा है, अननोन है, और यहाँ से जहाँ से थ्रो किया जा रहा है वहाँ से 5 मीटर के दूरी पे एक गड्ढा है, पिट है ना। 5 मीटर की दूरी पे एक पिट है जिसका ये ब्रेड्थ 1 मीटर है, ठीक है। तो हमको पता करना है यहाँ पर एंगल जिसके लिए ये स्टोन जाके इसमें गिर जाए, इस पिट के अंदर गिरे डायरेक्टली। तो होता यह है कि कोई एक एंगल नहीं होगा ना इस क्वेश्चन का आंसर, कोई एक एग्जैक्ट एंगल थोड़ी होगा जिसके लिए इसमें गिरे, है ना। जो थोड़ा सा ऐसे भी जाके गिर सकता है या थोड़ा और बड़े एंगल पे फेंकें ऐसे भी जाके गिर सकता है। तो बहुत सारे एंगल्स आ जाएंगे, एक एंगल आंसर नहीं होगा ना, एक रेंज आएगा आंसर। चलिए अच्छा क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा। ये जो थीटा बना है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द स्टोन विल फॉल इनटू द पिट। ये जो स्टोन है वो इस पिट में गिरे, इसके लिए थीटा की वैल्यूज पता करनी है। चलिए एक बार इसको कॉपी में सॉल्व करिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आइए तो हम इसका सोल्यूशन जो लिख रहे हैं वो देखिए। चलिए अच्छा हम सोल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पर। तो होता यह है कि इसका अगर हम चाहते हैं ये प्रोजेक्टाइल इसमें जाके गिरे तो इसका मिनिमम पॉसिबल रेंज ऐसा होना चाहिए कि एकदम यहाँ से इस कॉर्नर के पास से होके जाए इसमें गिरे, और मैक्सिमम रेंज ऐसा होना चाहिए कि जस्ट इस कॉर्नर के पास पहुँचे, नहीं यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी रेंज हुआ, है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी रेंज हुआ तो जाके ये प्रोजेक्टाइल जाके इसी में ही गिरेगा, गड्ढे में ही गिरेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम हमको रेंज पता है तो उससे थीटा का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाला जा सकता है। चलिए अच्छा एक बार हम सोल्यूशन इसका लिखते हैं, है ना। चलिए तो फॉर मिनिमम थीटा के लिए या मिनिमम रेंज के लिए सॉल्व करें तो यहाँ तक गिरना चाहिए, तो मतलब रेंज होना चाहिए 5। तो रेंज का जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर दे रहे हैं, रेंज की जगह पे 5 और थीटा सॉल्व कर ले रहे हैं। तो रेंज तो होता था ना u² sin 2 थीटा बाई जी, ये वाला फॉर्मूला है u² sin 2 थीटा बाई जी। रेंज की जगह पे 5 लिख दिए, u² मतलब 100, u इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो u² sin 2 थीटा बाई जी की जगह पे 10 लिख दिए। तो यहाँ से हो गया 1/2 sin 2 थीटा इज 1/2, इसका मतलब 2 थीटा इज 30 डिग्रीज, इसका मतलब थीटा इज 15 डिग्रीज, है ना। तो यहाँ जस्ट इतना रेंज होने के लिए थीटा शुड बी 15 डिग्रीज, ये मिनिमम वाली बात हो गई। अब मैक्सिमम कितना है ना, तो उसके लिए रेंज कितना होना चाहिए 5 और प्लस ये भी तो 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर, तो 5 + 1 6 मीटर रेंज के लिए। अब इधर जगह नहीं, हम इधर लिख दे रहे हैं। तो रेंज 6 मीटर होने के लिए थीटा निकाल रहे हैं, तो 6 इज इक्वल टू फॉर्मूला है u² sin 2 थीटा बाई जी। तो u² मतलब 100 sin 2 थीटा बाई जी, इसका मतलब sin 2 थीटा इज 3/5, मतलब 2 थीटा इज 37 डिग्रीज, थीटा इज 18.5 डिग्रीज, है ना। तो मिनिमम के लिए थीटा इतना लाए 15, मैक्सिमम के लिए थीटा लाए 18.5, मतलब कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब 15 डिग्री से 18.5 डिग्रीज के बीच में होगा, कुछ 15 डिग्री से 18.5 डिग्री के बीच में होगा, तो इसी पिट में जाके बॉल गिरेगी, ठीक है ना। लेकिन देखो होता क्या है
लेकिन इसमें एक और बात है, हमने थीटा इज इक्वल टू 15 निकाल लिया, 18.5 निकाल लिया और रेंज बता दिया आंसर की यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डिग्री से 18.5 डिग्री तक आंसर हो गया। नहीं, ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ है ना, इसमें एक बात और है, एक बात और ध्यान रखनी होगी। देखो क्या, अभी हम लोग सीखे कि जितना रेंज 15 डिग्रीज पे होगा 90 माइनस 15 डिग्रीज पे मतलब कितना 75 डिग्रीज पे भी वही रेंज होगा। तो ये बात भी तो है, जितना 15 डिग्रीज पे रेंज है 75 डिग्रीज एंगल पर भी तो वही रेंज होगा। और सिमिलरली जितना रेंज 18.5 डिग्रीज के लिए आया है सेम रेंज होगा 90 माइनस 18.5 मतलब 71.5 डिग्रीज के एंगल पर भी सेम रेंज होगा, है कि नहीं। तो एक और आंसर हो गया, नहीं फिर हम फाइनल आंसर यहाँ लिखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया थीटा शुड बी बिटवीन 15 डिग्रीज टू 18.5 डिग्रीज, ये तो है ही। ऑल्सो यहाँ पर हम एंड लिख रहे हैं, मतलब कि ये भी और ये भी है। एक और रेंज हमको पता चली 71.5 डिग्रीज से 75 डिग्रीज पर भी, मतलब टोटल आंसर ये पूरा है, ये रेंज प्लस ये रेंज, है ना। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए, अच्छा, तो हम लोग बात की आज नोट का 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे, और उन 3 पॉइंट्स पे बेस करके ये क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करके देख चुके हैं, है ना। और एक बात, अब हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ा जाए, पॉइंट 4 पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। जो 4th पॉइंट बोलने जा रहे हैं, नोट का 4th पॉइंट ये है कि देखो, ये जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें एक्सीलरेशन तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में था, है ना, जी डाउनवर्ड्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, केवल वर्टिकल वाली वेलोसिटी में अंतर आता है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी चेंज कैसे करेगी, बात सही है कि नहीं। इसलिए हमेशा इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन जितना हम लोग सीखेंगे उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। इस बात पर बेस करके बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो पहले नोट के 4th पॉइंट में ये वाली बात लिखा जाए, है ना। लिखिए जरा, नोट के 4th पॉइंट में लिखिए, सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देयरफॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, तो हम लोग अब उस पे बेस करके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसको हम हटा लेते हैं पहले। चलिए, तो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है जिसको कि थ्रो कर दिया था कुछ मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहले था कुछ 60 डिग्रीज, ऐसा कुछ ले लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन का डायग्राम है, 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है, 60 डिग्रीज एंगल पर थ्रो किया गया है ना। क्वेश्चन लिखा जाए, लिखिए फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल व्हेन स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 18 मीटर पर सेकेंड, है ना। कहने का मतलब ये जो पार्टिकल है इसका स्पीड जब 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल है तो कम होगा ना, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो कम होगा, तो कम होते होते जब 18 मीटर पर सेकेंड होगा तो एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितने एंगल पर ये प्रोजेक्टाइल होगा, है ना, ये पता करना है। तो एक बार इसको ट्राई कर लीजिए पॉज करके, फिर आके देखिए हम सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो देखो कैसे करते हैं, बड़ा आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन। सिंपली आपको क्या करना है, पहले कोई अननोन मान लेना है कि जिस समय इसका स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड हुआ
उस समय ये एंगल कुछ अननोन मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। पहले 60 डिग्री था, कुछ उस समय एंगल थीटा, यही थीटा बताना है। एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, है ना, ये बताना है। और 18 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो चुकी है। चलिए, तो हमने कहा कि ये जो पॉइंट था फोर्थ वाला, कि उसमें हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी जो होता है प्रोजेक्टाइल का वो चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जितना था, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। इसलिए बस दोनों को बराबर कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे तो 20 cos 60 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर है, और यहाँ की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 18 cos थीटा। हो गया, और यहाँ से आंसर आ जाएगा। cos 60 डिग्रीज इज सॉरी 1/2, 10 is equal to 18 cos theta. Cos theta will be equal to 10/18, that is equal to 5/9, है ना। तो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 5/9, ये आंसर हो जाएगा, है ना, इस तरह का। ठीक बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, सीधा आंसर, बस ये दोनों इक्वेट किए, आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी तरह का, है ना, लिखिए ज़रा। इन द अबव क्वेश्चन, मतलब डायग्राम यही रहेगा, इनिशियल स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल है 60 डिग्रीज, है ना। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्रीज, है ना। तो जिस समय वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पे के एंगल पे होगा, उस समय का स्पीड पता करना है। तो अब देखो, ऐसा कुछ है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किए थे और ये एंगल था 60 डिग्रीज, और जिस समय हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी वेक्टर 30 डिग्रीज के एंगल पे होगा, उस समय उसका स्पीड कितना होगा ये पता करना है हमें। और जो फोर्थ पॉइंट में हम लोग बात कर रहे थे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो चेंज नहीं करता है। तो इनिशियली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 20 cos 60 और यहाँ पर हो गया v cos 30, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर लिख दिए 20 cos 60 डिग्रीज इज इक्वल टू v cos 30 डिग्रीज, और दिस इज 10 इज इक्वल टू v इंटू √3/2, है ना। तो v इज इक्वल टू हो गया कितना, 20/√3। उस समय का स्पीड जो है वो 20/√3 होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बोलते हैं, देखो होता क्या है कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये प्रोजेक्टाइल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, x वाली वेलोसिटी तो हमेशा सेम है, जितना यहाँ पर है x वाला वेलोसिटी उतना हर जगह है कि नहीं। y वाली वेलोसिटी चेंज कर रही है। y वाली वेलोसिटी पहले जितनी थी ऊपर की तरफ, अब एक्सेलरेशन नीचे है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा ये y वाली वेलोसिटी कम हो रही होगी, है ना। एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर, तो धीरे धीरे y वाली वेलोसिटी कम हो रही होगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो y वाली वेलोसिटी 0 होगी, है ना। केवल वर्टिकल मोशन अगर सोचिए, ये सीधा गया है और वापस आया है, केवल y वाला मोशन अगर सोचे तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा था y वाली वेलोसिटी कम हो रही थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे y वाली वेलोसिटी 0 हुई, वापस आ रहा है तो y वाला वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर y वाली वेलोसिटी 0 हो चुकी होती है, और जो भी वेलोसिटी है वो केवल x वाली वेलोसिटी ही बचती है। अच्छा, इस बार इसका x वाला वेलोसिटी है कितना, लिख दें 20 cos 60, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी x में 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी x में 10 मीटर पर सेकेंड, सब जगह x में तो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, प्लस y वाली वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो चुकी है। तो कोई कहे कि इसका टोटल जो स्पीड है ना, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर उसका y डायरेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का अंडर रूट है, जो कि 20 लिखा है। यहाँ पर आया तो भी y में भी कुछ वेलोसिटी है, x में भी है, x में तो 10 है, चलो y में भी कुछ होगी, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का रिजल्टेंट है, ये 18 मीटर पर सेकेंड हुआ। यहाँ पर y में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, जो x वाली वेलोसिटी है वही नेट वेलोसिटी है। तो इस समय इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड 20, यहाँ 18, यहाँ 10। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम होती है कि नहीं।
और फिर जब वापस आएगा तो फिर स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और यहाँ पहुँचेगा तो अगेन 20 मीटर पर सेकेंड से लैंड करेगा। कहने का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पीड मिनिमम होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और वो उतनी होती है जितना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था। इनिशियली जब थ्रो किए थे ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मिनिमम स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा और 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, है ना। अब जैसे कि अगर हम क्वेश्चन में आपसे ये पूछते कि जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूछे ना, फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल व्हेन स्पीड इज 18 मीटर पर सेकेंड। अगर हम पूछते फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल व्हेन स्पीड इज 8 मीटर पर सेकेंड, अगर हम ऐसा पूछते तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? 10 मीटर पर सेकेंड से कम स्पीड तो कहीं हो ही नहीं सकती, है ना। हॉरिजॉन्टल जितना है उतना तो हमेशा रहना है ना, उससे तो ज़्यादा ही होगी हर जगह पे, और या तो वहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखें तो उतना होगा जितना हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वाले से भी कम स्पीड तो कभी नहीं हो सकती ना। तो कोई कहे 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कब होगी? कभी नहीं होगी। बात समझ में आ रही होगी? चलिए, अच्छा, तो हम लोग 4 पॉइंट्स डिस्कस किए इस वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में, कैसे कैसे के वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें उसमें 4 वैरायटी डिस्कस किए हैं। और भी वैरायटीज़ हम लोग डिस्कस करना है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब शुरू किया जाएगा। ठीक है।